डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में HSAB कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। इसके पश्चात यूनिट नंबर सेकंड का प्रथम पार्ट हम आज से प्रारंभ करेंगे। ये प्रथम पार्ट है आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन अर्थात M-L मेटल लिगेंड के बीच पाए जाने वाले बंधन की प्रकृति को हमें समझाना है। तो सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखिए, आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर पहला बिंदु इसमें दे रखा है लेसन में, लिमिटेशंस ऑफ VBT अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। लेकिन चूंकि VBT आप BSc पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं, अतः यहाँ हम उसकी एक बार उसका रिवीजन करेंगे, उसके पश्चात ही लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में परिचय। सन 1893 में वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजक यौगिकों के गुण तथा त्रिविम रसायन को उपसह संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत द्वारा समझाया, परंतु यह सिद्धांत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की प्रकृति को समझाने में असफल रहा। उस समय तक संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अज्ञात था। पॉलिंग के संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और वर्नर के उपसह संयोजक यौगिकों के सिद्धांत में परस्पर अति समन्वय होने के कारण सीज्विक ने इसको उपसह संयोजक यौगिकों को समझाने हेतु प्रयुक्त किया और इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन को लिगेंड द्वारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनते हैं, अर्थात बॉन्डिंग की नेचर कोऑर्डिनेशन प्रकार की होगी। सीज्विक सिद्धांत धातु संकुल यौगिकों की ज्यामिति और अनेक गुण जैसे चुंबकीय व्यवहार, रंग, स्पेक्ट्रा आदि का स्पष्टीकरण नहीं कर सका। तो जो उपसह संयोजक यौगिक हैं उनमें मेटल और लिगेंड के बंध के प्रकार को समझाने के लिए मुख्य रूप से निम्न चार सिद्धांतों का उपयोग होता है। नंबर 1, पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात VBT। दूसरा सिद्धांत है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अर्थात CFT। तीसरा है अणु कक्षक सिद्धांत अर्थात मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। और चौथा एक सिद्धांत और है, वो है लिगेंड फील्ड सिद्धांत, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT। BSc पार्ट थर्ड में हम केवल हम केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT का ही अध्ययन करेंगे, परंतु BSc पार्ट सेकंड में हमने VBT पढ़ ली है तो उसका रिवीजन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि VBT क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग एवं सीज्विक के अनुसार इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, पहला बिंदु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त D कक्षक उपलब्ध होते हैं। धातु परमाणु लिगेंड परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान आकार व आकृति वाले संकरित नए कक्षक बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के संकरित कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और इसी के अनुसार संकुल यौगिकों की ज्यामिति होती है। संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले सामान्य संकरण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे sp3d2, d2sp3, dsp3, sp3, sp2, sp इत्यादि। तीसरा बिंदु, संकुल बनाते समय लिगेंड समूह है इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार दर्शाते हैं, जबकि धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही पाता की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
चौथा बिंदु, लिगेंड का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उपसहसंयोजक बंध सिग्मा बंध बनाते हैं। दोनों कक्षकों में जितना प्रभावी अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक प्रबल होगा और संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। पांचवा बिंदु, धातु आयन के रिक्त कक्षकों के संकरण में डी कक्षकों के योगदान से भी सामर्थ्य बढ़ जाता है, बंध सामर्थ्यता बढ़ जाते हैं। ये कक्षक दिशात्मक होते हैं। sp3 से ज़्यादा प्रबल बंध बनाते हैं dsp2, उससे भी ज़्यादा प्रबल बंध बनाते हैं d2sp3, क्योंकि इसमें डी कक्षकों की संख्या में वृद्धि होती है और डी कक्षकों में दिशात्मक गुण पाए जाते हैं, अतः ये प्रबल बंध बनाते हैं। अगला छठा बिंदु, एक उपसहसंयोजक बंध की मजबूती और प्रकृति वैसी ही होती है जैसी एक सहसंयोजक बंध की होती है। अगला बिंदु, परंतु उसके विपरीत उपसहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं पर नियमित आवेश फॉर्मल चार्ज आ जाता है, क्रमशः दाता परमाणु पर +1 और ग्राही परमाणु पर -1। अंतिम बिंदु है इसका सातवां बिंदु, उदासीनता के लिए उत्पन्न नियमित आवेश विद्युत उदासीनता सिद्धांत एवं धातु के उपयुक्त डी कक्षकों से लिगेंड के कक्षक पाई अतिव्यापन करके सिग्मा बंधन के परिणाम स्वरूप एकत्रित इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे दाता तथा ग्राही परमाणु विद्युत उदासीन हो जाते हैं तथा बंधन अधिक प्रबल हो जाता है, जिससे स्थायी संकुल यौगिक आपका स्थायी हो जाता है। उसके पश्चात है इसकी सफलता। जो वीबीटी का सिद्धांत दिया, इसकी सफलता क्या है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर धातु संकुल यौगिकों की ज्यामिति तथा चुंबकत्व की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो पहला उदाहरण जिसका हमें एक्सप्लेनेशन करना है वो हमने लिया है इसके अंदर कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 और पैरेलल इसके हम बात करेंगे पोटेशियम फेरीसाइनाइड K3FeCN6। तो इसको समझाने के लिए देखिए कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले हम इस संकुल यौगिक के नीचे कुछ हिंट लिखेंगे। इसकी उपसहसंयोजन संख्या जो है Fe की वो है 6। अगर 6 है तो इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें पाया जाने वाला संकरण D2sp3 या sp3 D2 हो सकता है, ये हम पहले नहीं बता सकते। अब यहाँ पर उसके बाद में लिखेंगे हम इसका Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe का एटॉमिक नंबर 26, इसको लिखते हैं तो लास्ट में 3d6 एंड 4s2 प्राप्त होता है। आर्गन 3d6 एंड 4s2 प्राप्त होता है। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके पश्चात हम लिखते हैं इस प्रकार से बॉक्स डायग्राम के अंतर्गत, और इस बॉक्स डायग्राम में लिखने के बाद में हम चूंकि यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है इस संकुल यौगिक में, तो +2 आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बॉक्स डायग्राम में ये इस प्रकार से होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उसके बाद हम अगले बिंदु में हम दे रहे हैं कि इस Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ Cn- लिगेंड। Cn- जो है प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, तो इसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होने के लिए बाध्य कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें 3D के अंदर 3 कक्षकों में ये जो इलेक्ट्रॉन हैं युग्मित हो जाते हैं, और उसके पश्चात इसमें संकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। D2sp3 2 D कक्षक ये उपलब्ध कराता है, इधर से एक S और 3 P आपस में मिलकर के 6 नए D2sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, और इन संकरित कक्षकों के साथ में ये Cn- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के इस प्रकार से एक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अर्थात कुल 6 कोऑर्डिनेशन बंध बना लेता है। उसके पश्चात हम इसकी ज्यामिति की बात करें तो चूंकि ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये इस प्रकार से इसकी ज्यामिति प्राप्त होती है हमें, -4 इसके ऊपर वैलेंस चार्ज बचता है। यदि हम इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 0 है, और 0 होने की वजह से हम जो सूत्र है हमारा
उसके अनुसार चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो मान 0 आएगा। म्यू बराबर √n इंटू n+2 के आधार पर अपन निकालते हैं तो n का मान इसमें 0 है, 0 आएगा तो ये आपका संकुल यौगिक डाई मैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक इसी प्रकार से जो K3FeCN6F फेरी साइनाइड, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ अंतर केवल इतना रहेगा कि इसमें क्योंकि D के अंदर केवल 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अर्थात क्योंकि Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये संकुल यौगिक आपका होगा अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा। म्यू का मान फिर हम इसमें से निकाल सकते हैं। उसके पश्चात जो तीसरा एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है वो है आपका K3FeF6। K3FeF6 जो है उस संकुल यौगिक में आप देख रहे हैं कि वही Fe की आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, लेकिन चूंकि Fe जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F- की उपस्थिति में, यानी कि ये जो लिगेंड है वो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है और 3D कक्षक में पाए जाने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होने के लिए बाध्य नहीं कर पाता है। अतः इसमें जो संकरण होगा वो sp3d2 प्रकार का होगा और sp3d2 प्रकार का संकरण होने की वजह से इसके पास में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी और यदि हम इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं तो ये 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन प्राप्त होता है, अर्थात ये संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होगा। तो कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है कि K3FeCN6 व K3FeF6 दोनों में ही Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, परंतु एक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 होता है और दूसरे के अंदर 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन होता है। समझाइए। कारण इसका यही है उत्तर कि इसमें दोनों में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा हम इसमें कुछ एग्जाम्पल और हैं जिन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 6 एंड Cl2 कॉम्प्लेक्स, इसे आप एक्सप्लेन करें। इसी प्रकार K3 निकल CN4, ये जो संकुल यौगिक है इसको आप एक्सप्लेन करें। K2 CuCN4, ये विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आज आप एक्सप्लेन करें। उसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में हम इस VBT की लिमिटेशंस व इसके आगे का पार्ट का अध्ययन करेंगे। ओके।